दोस्तों मैं आपको एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म, यानी 2 मार्क्स मतलब 2 दूनी 4, 2 क्वेश्चन मतलब 4 अंक आपके कन्फर्म हो जाएँगे। विषय का नाम है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन लॉजिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमारे सिलेबस में 2018 में ऐड किया गया था। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक क्यों हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको क्यों पढ़ा है। भारतीय दर्शन को पेपर 1 की, जो कि एक एप्टीट्यूड का पेपर है, तो उसमें भारतीय दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा था, विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे से कुछ भारतीय साहित्य के बारे में बात करनी स्टार्ट की, क्योंकि मैं इंग्लिश से हूँ। मैंने इंडियन एथिक्स या इंडियन एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, बट उन्होंने जब मीमांसा की बात की, उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी की बात की, उन्होंने अद्वैत और इस तरह के वेदांत वगैरह के, तो मैं थोड़ा कोरिलेट कर पा रहा था और मुझे ये समझ में आया कि आखिर भारतीय दर्शन को क्यों हमारे सिलेबस में ऐड ऑन किया गया है। साथियों, हम सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के बावजूद भी हमें भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। ऐसे में पेपर 1 में एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि एटलीस्ट आप अपने संस्कृति के बारे में किसी से कुछ तो बात कर सकें, कुछ एक आप में अवेयरनेस तो आए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला है। बहरहाल, भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक टॉपिक आता है मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन। मैं आपको बताऊं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत डोमिनेंट था और इस तरह से सारी चीज़ें, पठन पाठन की क्रिया जो है इसी अकॉर्डिंग चलती थी, तो उस समय भी भारत कितना साइंटिफिक था, भारत कितना वैज्ञानिक पद्धति से ओतप्रोत था, भारत कितना लॉजिकल था। यानी यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम था, पैटर्न था, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, जो वैदिक काल था, वो कितना, हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति पे चलता था, उसकी हम बात करेंगे। तो उस समय में, यानी जब वेदास होते थे, जब आप कह लो कि गुरुकुल परंपरा थी, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उस टाइम पे जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, जैसे आज के टाइम में मीन्स ऑफ नॉलेज हमारा इंटरनेट है या लाइब्रेरी है या और भी कई तरह के सोर्सेस हैं जहाँ से हमारे को नॉलेज मिलता है, बट जो उस समय था, ऐसे हजारों वर्ष पूर्व, तो उस टाइम पे मीन्स ऑफ नॉलेज टोटल 6 माने जाते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। यानी ऐसा 6 तरीका था जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्ति जो है आप कर सकते थे। पहला, जिसको हम कहते थे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे को देखा बोलते हुए, तो आपको मेरा बोध है। आपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो आप सचिन तेंदुलकर का आपको बोध है ना। आपने अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक्टिंग करते देखा, तो उसका आपको बोध है, आप पता है कि भाई अमिताभ बच्चन कौन है, कहीं सड़क पे देखोगे पहचान जाओगे। जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी आप जितनी चीज़ों को देखोगे, चाहे अपनी आंखों से देखो, चाहे इनडायरेक्टली यानी टेलीविज़न पे, स्क्रीन पे किसी के माध्यम से किसी के बारे में सुनो, तो आपको उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी भी चीज़, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, उसको अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ भाई ये वस्तु है, इसका ये नाम है, इसका ये प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नंबर 1। दूसरा, अनुमान। साथों, अनुमान भी नॉलेज प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसमें हम लोग गेस करते हैं। अभी बादल है, बाहर मैं निकला तो मैंने देखा बादल है, मैं समझ गया एक आध घंटे में बारिश होगी। इसको कहते हैं अनुमान, यानी गेस। बारिश 2 घंटे बाद होगी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके पहले ही समझ लिया कि भैया 2 घंटे बाद बारिश होगी, क्योंकि बादल जो है बिल्कुल काले घने हैं। ऐसे ही हमारे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए बिल्कुल बाहर बिल्कुल धूप है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई बारिश नहीं होगी, छाता मत ले जाओ, है ना। या कहीं किसी शहर में आप गए, आपने देखा कि उस शहर में चारों ओर पानी ही पानी है, तो आप गेस कर लेते हो कि हाँ भाई यहाँ बारिश हुई होगी। तो अनुमान, अनुमान के माध्यम से मैक्सिमम नॉलेज उस टाइम पे एक्वायर होता था, जो बड़ा साइंटिफिक था। तीसरा है शब्दा। शब्दा का मतलब क्या होता है, वर्ड, यानी टेस्टिमनी। हमारे को जितना ज़्यादा वर्ड का कलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है इंग्लिश में क्यूरियस। अब क्यूरियस का मतलब आपको पता है, तो मैं क्यूरियस बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। मैं इंथुजियाज्म बोलूँगा, अगर आपको मीनिंग पता है तो समझोगे, नहीं मीनिंग पता है नहीं समझोगे। कहने का मतलब ये है कि जितने वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए तन्मयता, एक वर्ड है हिंदी का तन्मयता। अब आपको तन्मयता का मतलब नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो शब्दा का मतलब है कि पहले के टाइम पे भी वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कितना शब्द का आपके पास मतलब भंडार है। जिसके पास जितना ज़्यादा वर्ड का स्टॉक होता था, उतना ज़्यादा उसको ज्ञान होता था, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को एनालाइज और इवैल्यूएट और समझ पाता था। चौथा है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति मतलब पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टेंस। यानी मान लीजिए कि आपके सामने वाले पड़ोसी ने आग में हाथ डाला बाई मिस्टेक और उसका हाथ जल गया। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम दूसरे को देख के भी सीख लेते हैं। हमें पता है भैया आग में हाथ मत डालो,
अगले ने डाला था उसका जल गया था। तो आग जो है वो इन्फ्लेमेबल होता है, उसमें हाथ मत डालो। कोई मान लीजिए ऊंचाई से कूदा, उसका हाथ पैर टूट गया, तो आपको ये समझ में आ जाता है भैया मेरे को ऊपर से नहीं कूदना वरना मेरा भी हाथ पैर टूट जाएगा। तो कहने का मतलब गाइस कि लाइफ में हम लोग दूसरे, जैसे मान लीजिए कोई अपने लाइफ में बहुत असफल है, तो हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, यार ये असफल क्यों है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करता था, इसने पढ़ाई के टाइम पढ़ाई नहीं की, तो आज ये क्या है, सड़क पे घूम रहा है, असफल है। तो इसको कहते हैं अर्थपत्ति, यानी दूसरों के सिचुएशन को देख के हम नॉलेज गेन कर लेते हैं ताकि हमें वो दिन ना देखना पड़े। तो ये भी एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो तभी हम सीखें, दूसरे के साथ हुआ उससे भी हम चीज़ों को सीख लेते हैं। इसके बाद एक आता है आपका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब एब्सेंस। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में टीचर रोज आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, किसी दिन ना आए, तो जब किसी चीज़ की आप कह लो कि अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, कोई एब्सेंट होता है, एब्सेंस, तो उसका एब्सेंस हमें ना रियलाइजेशन कराता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनका महत्व नहीं पता, लेकिन मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है, कोई ऑर्फन है, उससे जाके पूछिए पेरेंट्स का क्या महत्व होता है। किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, तो उससे जाके पूछिए फादर का क्या मतलब इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। तो साथियों, जब तक हमारे जीवन में कोई चीज़ होता है उसका महत्व हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगा तो आपको पता लगेगा यार ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास समय है, समय का इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जब समय बीत जाएगा आपको लगेगा यार काश मेरे पास समय होता। तो एब्सेंस यानी अनुपलब्धि, जो चीज़ें हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें पैसा का महत्व पता है, जो नहीं होगा उसका महत्व आपको जरूर पता होगा, जो आपके जीवन में नहीं है, तो अनुपलब्धि। और इसके साथ ही साथ एक होता है उपमान। उपमान का मतलब क्या है, कंपैरिजन, यानी हम कंपैरिजन करके भी नॉलेज गेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन किया किसी चीज़ को गलत, तो कंपैरिजन तुलना करके या चीज़ों को कोरिलेट करके, जैसे मैंने मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं सभी के 4 पैर होते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो गधा हो, तो अब 4 पैर जिसके होंगे आप समझ जाइएगा एनिमल। तो एनालॉजी यानी चीज़ों को कोरिलेट, सह संबंध स्थापित करके चीज़ों को, मतलब एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का पता कर लेना। मैं इंसान हूँ, मेरे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, अब मैं कहूँगा कि चाहे वो कोई सा भी इंसान हो उसके 2 हाथ 2 पैर ही होंगे, तो एक इंसान का कॉमन फीचर है जो सभी इंसान में होता है, तो एनालॉजी। तो ये 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं जो बड़े रिलायबल हैं, बड़े साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं, और भारतीय संस्कृति में ये 6 ऐसे साधन थे जिससे मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर किया जाता था। और ये सारे आपके सेंस ऑर्गन यानी आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग पे आधारित है। जो आपकी इंद्रियां हैं उसके मदद से ये सारा नॉलेज एक्वायर किया जाता था, और जिसको प्रूव किया जाता था तब उस पर बिलीव किया जाता था। तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।